ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया में एक बार फिर से हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अपक्रियाओं को संतुलित करना। ठीक, तो किसी भी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया को संतुलित करने के लिए हम लोग दो विधि पढ़ते हैं। नंबर 1 आयन इलेक्ट्रॉन विधि और नंबर 2 ऑक्सीकरण संख्या विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि की सहायता से ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रियाओं को संतुलित किया जाएगा। किस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रियाओं को इन दो विधि द्वारा संतुलित करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रियाओं को संतुलित किया जाएगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हम लोग नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। नियम में क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि के नियम में नंबर 1 नियम में है कि सर्वप्रथम ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। ये ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे? समीकरण आपको दिया होगा, जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल में दिया गया है Cr2O7 2- प्लस Fe2+ H+ साइन ऑफ एरो। उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा Cr3+ प्लस Fe3+ H2O। ये दिया गया ऑक्सीकरण अपचयन असंतुलित समीकरण है। इस समीकरण को हमको संतुलित करना है। किस प्रकार से संतुलित किया जाए? ठीक, एक विधि आयन इलेक्ट्रॉन विधि है और दूसरी विधि ऑक्सीकरण संख्या विधि है। ऑक्सीकरण संख्या विधि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा इस दिए गए समीकरण को किस प्रकार से हम लोग संतुलित करेंगे। तो नियम नंबर 1 में सर्वप्रथम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को पहचान करके अलग अलग लिख लेते हैं। हम लोग ऑक्सीकरण की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, हम लोग अपचयन की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या में यदि वृद्धि होगा तो रिएक्शन ऑक्सीकरण होगा और यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो रिएक्शन अपचयन होगा। तो आज इस समीकरण में जो डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं वो नियम यहाँ पर लगाना है। जैसे Cr2 का Cr3 में हो रहा है, देखो Cr2O7 2- से Cr3+ बन रहा है और Fe2+ से Fe3 बन रहा है। ठीक, हम लोग कैसे पहचाने कि कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपचयन हो रहा है? तो Cr2O7 2- इसके पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना पढ़ चुके हैं। था क्या? Cr2O7 और यहाँ पर 2- इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्यों Cr का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं? क्योंकि यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिया गया है और इस तरफ Cr है। तो एक परमाणु में ऑक्सीकरण अपचयन को पहचानने के लिए दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना जरूरी है। तो Cr2O7 2- में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए Cr के स्थान पर हमने x माना। यहाँ पर कितना Cr है? 2 है, इसीलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस लगाओ 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर -2 लिखा। यहाँ मल्टीप्लाई कितने से होना है? 7 से होगा, इसलिए मल्टीप्लाई 7 से किए। यहाँ पर इक्वल कितना हो जाएगा? यदि यहाँ पर -2 होगा तो यहाँ पर -2 होगा, -1 होगा तो -1 होगा, कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, +2 होगा तो +2 और +3 तो +3। जो भी कुछ यहाँ दिया होगा वही यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर -2 है, इसलिए हमने यहाँ पर -2 रखा। उसके बाद हल करो कि ये आपका हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा +- 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा। हल करोगे 2x बराबर हो जाएगा आपका +14 -2, ये आपका हो जाएगा +12 और x बराबर जब सॉल्व करोगे x बराबर हो जाएगा +12, यहाँ पर +12 लिखो अपॉन 2 हो जाएगा। हल करोगे आ जाएगा +6। इस प्रकार से Cr2O7 2- में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6 आ गया। Cr2O7 में O7 2- में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। उसके बाद यहाँ देखो Fe पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ Fe3 पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो Cr2O7 का Crt में अपचयन हो जा रहा है। क्यों अपचयन हो रहा है? देखो ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा। हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में
कमी। डिफिनीशन में क्या पढ़ाए थे, यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, अपचयन होगा। हम लोग पहचान लिए कि अपचयन। नियम में क्या था, पहले नियम में यही था कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों को अलग अलग पहचान के लिखना है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानने के लिए इस Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर प्लस का 6 है, यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 है, प्लस 6 से प्लस 3 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। जब 3 की कमी हो रही है तो रिएक्शन कैसा हुआ, अपचयन। दूसरा यहाँ पर Fe2 प्लस है और Fe2 प्लस से क्या हो रहा है, Fe3 प्लस हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ लिख दिया जाएगा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। यदि हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, ऑक्सीकरण। यहाँ पर लिख दीजिए ऑक्सीकरण। इस प्रकार से जो पहला आपका नियम है, ठीक इस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम लोग जो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया को संतुलित कर रहे हैं, उसमें से जो पहला नियम है, हम लोग पहले ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाओं को अलग अलग पहचान करके लिख लेंगे। इस दिए गए समीकरण में हमने पहचाना कि यहाँ पर Cr2O7 माइनस में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है यहाँ पर, इसलिए अपचयन हो रहा है। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बन रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में 1 की वृद्धि हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। उसके बाद दोनों समीकरण को अलग अलग लिखने का मतलब क्या हुआ, ऐसे आप लिख सकते हो Cr2O7 2 माइनस, उसके बाद एरो लगाओ, यहाँ Cr3 प्लस लिख सकते हो। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक, इसमें हो क्या रहा है, अपचयन, तो हम लोग लिख दिए क्या, अपचयन। इसको अपनी कॉपी में क्रम से ही नोट करते जाना। उसके बाद Fe2 प्लस लिखा है तो यहाँ पर Fe2 प्लस लिखो। Fe2 प्लस से क्या हो रहा है, Fe3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर समीकरण 2 मानो और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, एक बार फिर से देखो, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रियाओं को संतुलित करने के लिए 2 विधियाँ हैं। नंबर 1 आयन इलेक्ट्रॉन विधि, नंबर 2 ऑक्सीकरण संख्या विधि। आज हम लोग पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रियाओं को संतुलित किया जाएगा। ठीक, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में पहला नियम है, सबसे पहले कोई ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया दी गई होगी, उस ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में हम लोग पहचान लेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपचयन होगा। कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में यदि कमी हो रही तो रिएक्शन अपचयन होगा और ऑक्सीकरण संख्या में यदि वृद्धि हो रही तो रिएक्शन ऑक्सीकरण होगा। इस प्रकार से पहला नियम। हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। नियम नंबर 2 में क्या है, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, जिस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को पहचान लिए, पहचानने के बाद हमें ये ज्ञात करना है कि आगे किस प्रकार से दिए गए समीकरण में परमाणुओं की संख्या संतुलित की जाए। ठीक, यहाँ दूसरा नियम लिख रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं में परमाणुओं की संख्या संतुलित करने के लिए ठीक, परमाणुओं की संख्या संतुलित करने के लिए कौन कौन से परमाणु हो सकते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ध्यान देना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बोल सकते हो। ठीक, परमाणुओं की संख्या यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, और परमाणु भी होगा, परमाणुओं की संख्या और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार उचित संख्या में H2O, ठीक, अब्लिक H प्लस अब्लिक OH माइनस का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है ना। दूसरे नियम में ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं में परमाणुओं को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित संख्या से गुणा कर देंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम लोग आवश्यकता अनुसार उचित संख्या में H2O और H प्लस या OH माइनस का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ फिर से एक बार ध्यान दो, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं में परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए, यहाँ देखो, परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार समीकरण में उचित संख्या से गुणा कर लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, उसी समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित संख्या में H2O, H प्लस और OH माइनस का उपयोग कर लेते हैं। कब H2O और H प्लस का उपयोग करेंगे और कब OH माइनस और H2O का उपयोग करेंगे? यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा, यानी अम्लीय माध्यम में होगा, तो H2O और H प्लस का यूज किया जाएगा, और यदि रिएक्शन बेसिक मीडियम होगा तो OH माइनस और H2O का उपयोग किया जाएगा या तो यूज किया जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार H2O, H प्लस और OH माइनस का उपयोग कर लेते हैं। यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तो पानी का अणु और H प्लस का उपयोग करेंगे, और यदि रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा तो H2O और OH माइनस का उपयोग करेंगे। ठीक, जैसे इस उपयोग को देखो, वही समीकरण इसके पहले क्या लिखा था, Cr2O7 2 माइनस था, Cr2O7 2 माइनस था। उसके बाद इससे हमको क्या बना था, Cr3 बना था, यही रिएक्शन बना था। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण क्या था, पहला समीकरण आपका ये था, हाँ, दूसरा समीकरण Fe2 प्लस था, और Fe2 प्लस से क्या बना था, Fe3 प्लस था। समीकरण इसको 2 माने थे। ठीक, इसमें देखो Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस में क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। समीकरण पहला ऊपर वाले को 1 माने थे, नीचे वाले को 2 माने थे, लेकिन हमको इसमें क्या करना है, उसमें कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं में परमाणुओं को संतुलित करने के लिए, यहाँ परमाणु कितना है, यहाँ पर परमाणु कितना है, क्रोमियम परमाणु 2 है, यहाँ पर क्रोमियम परमाणु कितना है, 1। तो ये चीज़ यहाँ बोले हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं में परमाणुओं को संतुलित करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर Cr2 2 है, यहाँ पर Cr 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पर कितने से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित संख्या में H2O, H प्लस या OH माइनस का उपयोग करेंगे। जो ये रिएक्शन दिया गया था, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में था। क्यों एसिडिक मीडियम में था, क्योंकि यदि रिएक्शन में H प्लस दिया रहेगा तो समझ जाओ वो एसिडिक मीडियम में है, और यदि OH माइनस दिया रहेगा तो रिएक्शन कैसा होगा, बेसिक मीडियम में होगा। तो यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस में हमने यहाँ Cr3 प्लस बना, यहाँ 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम कितना था, 2 था, इसीलिए यहाँ 2 से गुणा किया गया। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, यानी 7 ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1 भी नहीं है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार H2O और H प्लस का यूज करेंगे। H2O और H प्लस का उपयोग इस रिएक्शन में क्यों करेंगे, क्योंकि यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। क्यों एसिडिक मीडियम में हो रहा है, क्योंकि जब पहले रिएक्शन लिखे थे वहाँ पर H प्लस था, इसीलिए यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम में था। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। यदि हम यहाँ पर 7 H2O लिख दें तब देखो बराबर हो गया होगा। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 7 H2O लिखे तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 ऑक्सीजन यहाँ मिला और 7 ऑक्सीजन यहाँ मिला। आपका Cr2 2 यहाँ पर है, Cr2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन 7 यहाँ पर है, और 7 से गुणा करो, 7 से ऑक्सीजन यहाँ पर 7 ऑक्सीजन बराबर है। ठीक, क्रोमियम बराबर है, बचा क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना है, 7 दूनी 14 है, इधर कितना है, 1 भी नहीं है। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए H2 और H प्लस का यूज करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो 14H प्लस लिख सकते हो ना। देखो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन था, इसलिए हमने यहाँ पर 7 H2O लिखा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 7 दूनी 14
ठीक। 14H प्लस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना है 14, यहाँ पर 7 दूनी 14 यानी 14H हुआ, तो 7 दूनी 14 यहाँ पर हमने 14H प्लस लिख दिया। अब देखो Cr2O7 2 माइनस और 14H प्लस 2Cr3 प्लस और 7H2O, इसमें Cr2 2 यहाँ पर है, Cr2 2 यहाँ पर है, 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 14H यहाँ पर है, 14H यहाँ पर है, यानी इस समीकरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्रोमियम सबकी संख्या बराबर हो गई। वहाँ तक हम लोग समीकरण नंबर कितना पढ़े थे, 2 पढ़े थे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। उसके बाद Fe2 प्लस Fe3 प्लस, इसमें कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कहीं हाइड्रोजन नहीं है, एक आयरन यहाँ पर है, एक आयरन यहाँ पर है, इसलिए ना तो इधर गुणा होगा ना तो इधर गुणा होगा, ना तो कहीं ऑक्सीजन है ना तो कहीं हाइड्रोजन है, इसलिए ना तो H प्लस लिखेंगे ना तो H2 ना H माइनस, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। ठीक, तो नियम नंबर 2 आपका। अगला नियम देखो, नियम नंबर 3। देखो, प्राप्त समीकरण, जो समीकरण प्राप्त हुआ बना था, इसके पहले प्राप्त समीकरण में आवेशों को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाएगा। ठीक। तीसरा नियम देखो, प्राप्त समीकरण में आवेशों को संतुलित करने के लिए आवेशों को संतुलित करने के लिए संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार आवेशों को संतुलित करने के लिए, ठीक, आवश्यकता अनुसार उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। हम लोग समीकरण 3 तक पढ़ चुके हैं। इसी में देखो Cr2O7 2 माइनस यहाँ पर था, Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O, समीकरण 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब की बार जो बनेगा चौथा समीकरण बनेगा। ठीक है, तो ये वाला अपचयन समीकरण है, ये वाला ऑक्सीकरण समीकरण है। कैसे अपचयन हुआ पहले सीख चुके, कैसे ऑक्सीकरण हुआ पहले सीख चुके। ठीक, अब देखो यहाँ पर निकालो प्लस माइनस कितना है। ये समीकरण 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो समीकरण बनेगा कौथा बनेगा, चौथा बनेगा। उसके बाद जो बनेगा वो 5वां बनेगा। देखो Cr2O7 2 माइनस में देखा जाए तो माइनस यहाँ पर कितना है, -2 है, और प्लस कितना है 14। प्लस का नंबर कितना है 14 है, माइनस का नंबर 2 है, प्लस माइनस हटाओ के यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा आपका 12। आई बात समझ में। तो इस एरो के इस तरफ देखा जाए तो प्लस कितना है 12 है, यानी कि आवेश इधर कितना है, प्लस का आवेश कितना है 12 है। इस तरफ देखो कितना है 2 3 जा 6, इस तरफ कितना है प्लस का 6 है। ठीक, इस एरो के दाहिनी तरफ +6 है, यानी आवेश 6 है, और इस एरो के बाईं तरफ आवेश कितना है 12 है। नियम में क्या लिखा है, प्राप्त समीकरण में आवेशों को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। तो आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन लिख लिया जाएगा। यदि समीकरण अपचयन होगा तो बाईं ओर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और यदि समीकरण ऑक्सीकरण होगा तो दाहिनी ओर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहाँ पर देखो तो 12 प्लस है, यहाँ पर 6 प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन को संतुलित कितना इलेक्ट्रॉन लिखा जाए कि दोनों तरफ आवेश बराबर। यदि इस रिएक्शन में या इस समीकरण में 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए तो दोनों तरफ आवेश बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, अभी तक हम लोग इस जब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे थे तो यहाँ पर ऐड किए थे तो कितना प्लस मिला था, 12 प्लस मिला था। और एक इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन पर 6 माइनस होगा। यहाँ पर 6 माइनस लिखोगे, ये काटोगे, 6 माइनस 12 प्लस में से 6 माइनस हट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6।
यानी जो दिया गया समीकरण है, इस समीकरण में देखा जाए तो क्रोमियम भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, और इसमें जितना भी प्लस माइनस का आवेश है दोनों तरफ बराबर होगा। यदि इस तरफ 6 प्लस है तो इस समीकरण में इस तरफ भी कितना प्लस है, 6 प्लस है, यानी कि जो ये अपचयन समीकरण आपका है ये पूर्ण रूप से संतुलित हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। बचा कौन सा, ऑक्सीकरण वाला, उसे देखते हैं। ऑक्सीकरण वाले में क्या था, यहाँ पर Fe था, यहाँ पर 2 प्लस था, उसके बाद Fe है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 प्लस है। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 4, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। आवेश यहाँ पर +2 है, आवेश यहाँ पर +3 है। नियम नंबर 3 में क्या लिखा गया है, समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 3 प्लस है, तो यदि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए तो 3 प्लस में से 1 माइनस हट जाएगा, तो कितना प्लस बचा, 2 प्लस, और इधर कितना प्लस बचा, 2 प्लस, यानी कि अब ये समीकरण क्या है, संतुलित है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में आवेशों को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख लिया जाएगा। ठीक, अब देखा जाए तो ये अपचयन अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं में परमाणुओं की संख्या भी संतुलित हो गई। ठीक, उसके बाद आवेशों की संख्या संतुलित हो गई। अब आगे क्या होगा, अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 3 था। अगला नियम नंबर 4 में देखा जाए, देखो जो अपचयन समीकरण है और जो ऑक्सीकरण समीकरण है, इस समीकरण में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस समीकरण में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अपचयन समीकरण में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीकरण समीकरण में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण में उचित संख्या से गुणा कर लेते हैं। ठीक, अपचयन समीकरण में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीकरण समीकरण में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अपचयन ऐसा नहीं कि यही दो, किसी भी समीकरण में कहीं पर भी मिलेगा, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए उचित संख्या से समीकरण में गुणा कर दिया जाएगा। अगला नियम देखो, ऑक्सीकरण 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 तथा ऑक्सीकरण तथा अपचयन ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित करने के लिए संतुलित करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर लेते हैं। उचित संख्या से गुणा कर लेते हैं। उचित संख्या से गुणा कर लेते हैं। ये कैसे, हम लोग समीकरण 5 तक पढ़ चुके हैं। आगे क्या होगा, इस समीकरण 4 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। समीकरण 5 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो समीकरण 6 और समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर लेंगे। इस ऑक्सीकरण समीकरण में कितने से गुणा कर दिया जाए कि 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए, 6 के बराबर करने के लिए इस पूरे समीकरण में कितने से गुणा कर दिया जाए, 6 से गुणा कर दिया जाए। तो आगे लिखा जाएगा समीकरण 5 में 6 से गुणा करने पर, समीकरण 5 में 6 से गुणा करो। अब 6 से गुणा करोगे आप तो हो जाएगा 6Fe2 प्लस 6Fe2 प्लस, यहाँ हो जाएगा 6Fe3 प्लस, हो जाएगा ना। 6 से गुणा करो, 6Fe2 प्लस और 6Fe3 प्लस प्लस और 6
इलेक्ट्रॉन। इस समीकरण 4 था, समीकरण 5 था, समीकरण नंबर 6। इस प्रकार से हम लोग नियम 1 पढ़े, नियम 2 पढ़े, नियम 3 पढ़े। अभी एक और नियम बचा हुआ है। अभी आपका अपचयन समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो गया और ये ऑक्सीकरण समीकरण अपने आप में ये भी संतुलित हो गया, अपने आप में ये भी संतुलित हो गया। अब दोनों समीकरण को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, नियम नंबर 4 में देखो, नियम नंबर 4 में क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन, जो प्राप्त ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया है, ठीक, प्राप्त ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को जोड़ लेते हैं। प्राप्त संतुलित ऑक्सीकरण, प्राप्त संतुलित ऑक्सीकरण, प्राप्त संतुलित ऑक्सीकरण और प्राप्त संतुलित ऑक्सीकरण और अपचयन, प्राप्त संतुलित ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को जोड़ लेते हैं और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन समान होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। ठीक, कैसे निरस्त करेंगे, ये समीकरण कौन सा था, 4 है और ये समीकरण कौन सा है, 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 + 6 दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखो, समीकरण 4 और समीकरण 6 को ऐड करना है। 4 में क्या है, Cr2O7 2- ये था प्लस 14 H प्लस था प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद 2 Cr3 प्लस 7 H2 समीकरण नंबर 4 था। उसके बाद समीकरण 6 को ऐड करना है। समीकरण 6 लिखा जाए, 6 Fe2 ठीक, साइन ऑफ एरो, उसके बाद 6 Fe3 उसके बाद प्लस 6 इलेक्ट्रॉन समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 दोनों को जोड़ लिया जाए। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है, नियम नंबर 4 था शायद। ठीक, तो प्राप्त संतुलित ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को जोड़ लेते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया ये अपने आप में संतुलित है, ये अपने आप में संतुलित है। दोनों प्राप्त ऑक्सीकरण और अपचयन की संतुलित जो अपक्रिया है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, उसके बाद दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन समान होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को निरस्त कर जाता है। देखो, ये अपचयन अपक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है, दोनों को जोड़ रहे हैं। इस तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन को काट दिया गया। यदि यहाँ पर भी कुछ भी और कॉमन होता, जैसे 14 इलेक्ट्रॉन वो H प्लस है, इधर 10 H प्लस होता, तो 10 H प्लस से 14 H प्लस में से 10 क्या होता, माइनस होता, कितना बचता, 4 बचता। तो दोनों तरफ जो चीज़ बराबर संख्या में होगा, दोनों तरफ अपोजिट यानी विपरीत साइड में बराबर संख्या में होगा, तो उसे क्रॉस कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन को काट दिया गया। यदि यहाँ पर 14 H प्लस है, यहाँ पर 14 H प्लस होता तो दोनों को निरस्त कर दिया था। यदि यहाँ पर 14 H प्लस है, यहाँ 10 H प्लस होता तो 10 H प्लस से 14 में से 10 माइनस होता, कितना बचता, 4 बचता।
6Fe2 प्लस यहाँ पर है 6Fe2 प्लस यहाँ पर, बाकी सबको हम वैसे का वैसे जोड़ करके नीचे लिख लेंगे। देखो कैसे करेंगे, Cr2O7, उसके बाद ऊपर कितना माइनस 2 माइनस, ठीक, Cr2O7 2 माइनस प्लस क्रम से लिखते जाओ, ठीक, 6Fe2 प्लस, उसके बाद आपका ये हो जाएगा प्लस 14H प्लस, उसके बाद देखो इधर कुछ बचा, ये एरो को इस तरफ देखा जाए कुछ बचा, Cr2O7 2 माइनस ये लिखे, 6Fe2 प्लस ये लिखे, 14H प्लस ये लिखे। आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद इस 2Cr3 प्लस, तो 2Cr3 प्लस लिखे, उसके बाद प्लस लगाओ, 6Fe3 प्लस 6Fe3 प्लस लिखे, उसके बाद क्या बचा 7H2O, तो प्लस का 7H2O लिखो। इस प्रकार से जो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया प्रारंभ में हम लिखे थे वो कैसी अपक्रिया है, संतुलित अपक्रिया। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः यह संतुलित अपक्रिया है। अपक्रिया अब हम लोग कैसे चेक करें कि ये संतुलित है, चेक कर लो। देखो Cr2 यहाँ पर कोई भी समीकरण होगा, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, ठीक, परमाणु की संख्या, आवेशों की संख्या सब कुछ बराबर होगा तभी समीकरण संतुलित होगा, अदरवाइज संतुलित नहीं होगा। तो Cr2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Cr कितना है 2 है, तो क्रोमियम क्या है आपका संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 7 है, इस तरफ 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 है, यानी कि ऑक्सीजन भी आपका संतुलित है। यहाँ पर Fe कितना है 6Fe है, यहाँ पर भी Fe कितना है 6Fe है, यानी कि आयरन भी आपका संतुलित है। यहाँ पर 14H प्लस है, यानी 14H है, और यहाँ पर 7 दूनी 14 यानी 14H यहाँ पर है। जितने भी परमाणु हैं सब क्या है संतुलित है। बचा क्या आवेश, यहाँ पर कितना माइनस है 2 माइनस है, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 प्लस ये है और 14 प्लस ये है, जोड़ो कितना प्लस हुआ, देखो 6 दूनी 12 प्लस है, ठीक, 6 दूनी 12 प्लस में से 2 माइनस घटाओ कितना प्लस बचा 10 प्लस, 10 प्लस आपका ये बचा, ठीक। 10 प्लस कहाँ से आए भाई, 6 दूनी 12 प्लस ये हुआ और 2 माइनस घटा दो तो कितना बचा 10 प्लस बचा, और ये कितना प्लस है 14, 14 प्लस दोनों जोड़ो कितना, प्लस का कितना आ गया 14, आपको 14 प्लस। ये जो एरो दिख रहा है इस एरो के बाईं तरफ कितना एरो है, वो कितना प्लस है 14 प्लस है, H प्लस है। इस तरफ देखो 2 से और 3 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 प्लस आ गया, उसके बाद 6 का 3 में मल्टीप्लाई कितना प्लस का 18, टोटल जोड़ो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 10 14 10 24, ये 24 होगा, ठीक है। तो 24 प्लस इस तरफ है, 24 प्लस इस तरफ है। इस प्रकार जो हम लोग ऊपर प्रारंभ में ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया लिखे थे वो असंतुलित थी। असंतुलित अपक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हमने संतुलित किया, और संतुलित करने के बाद लास्ट में चेक किए कि कौन सी अपक्रिया कि दी गई अपक्रिया संतुलित है या नहीं है, ठीक। संतुलित करने के लिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या वह समान होनी चाहिए और प्लस माइनस यानी आवेशों की संख्या संतुलित होनी चाहिए, तब आपका समीकरण संतुलित है, अदरवाइज समीकरण असंतुलित है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। शेष 2-4 कल वाले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि 2-4-10 न्यूमेरिकल या 2-4 उदाहरण लेकर के ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा। बस आज इतना ही।